दिखाना है जमाने को किसी से कम नहीं है हम। दिखाना है जमाने को किसी से कम नहीं है हम। इसीलिए आपके लिए लेकर आया हूं 10 का दम। 10 का दम। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राज अमरेश। हम लोग 10 के दम में आज पहला प्रश्न बिना टाइम गवाए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब आरंभ हुआ था। वर्ष 1923 ईस्वी में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम आरंभ किया गया था और वर्ष 1906 ईस्वी में विश्व में सबसे पहले अमेरिका में रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया था। कहाँ? अमेरिका में। कब? वर्ष 1906 ईस्वी में। रेडियो के आविष्कारक थे जी मार्कोनी। रेडियो के आविष्कारक कौन थे? जी मार्कोनी। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी सबसे पहले वर्ष 1906 ईस्वी में कहाँ? अमेरिका में रेडियो का कार्यक्रम आरंभ हुआ था और भारत में सर्वप्रथम रेडियो का कार्यक्रम वर्ष 1923 में आरंभ हुआ। 23 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। 23 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 जुलाई 1927 ईस्वी को 23 जुलाई 1927 ईस्वी को आधिकारिक रूप से, किस रूप से? पहले ऐसे ही चलाया जाता था। 1923 में रेडियो कार्यक्रम आरंभ हुआ सबसे पहले भारत में, लेकिन आधिकारिक रूप से 23 जुलाई 1927 ईस्वी से हम लोग भारत में आधिकारिक रूप से रेडियो का कार्यक्रम आरंभ हुआ। जब आधिकारिक रूप से पूछेगा तो 23 जुलाई 1927 बोलिएगा, ठीक है। उसी समय से 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम 1923 में शुरू हुआ, जो आपको पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए यहां पर है 1936 ईस्वी में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। कब? 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ऑल इंडिया रेडियो नाम कब पड़ा तो कब बोलिएगा? 1936 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो कब नाम पड़ा? 1936 ईस्वी में। और आधिकारिक रूप से कब रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ? तो 23 जुलाई 1927 ईस्वी को। 1957 ईस्वी में इसी का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। कब? 1957 ईस्वी में इसी का नाम आकाशवाणी कर दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि मुक्त आकाश नीति कब चालू हुआ। तो भारत सरकार द्वारा विदेशी एयरलाइंस को सुविधा प्रदान करने के लिए, विदेशी एयरलाइंस को कुछ छूट देने के लिए 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में मुक्त आकाश नीति योजना लाई थी विदेशी एयरलाइंस के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए इसका डिटेल्स है मेरे प्यारे साथियों कि वर्ष 1911 ईस्वी भारत में पहला वायुयान सेवा वर्ष 1911 में चालू हुआ। और कहां से कहां चालू हुआ था? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच। कितने किलोमीटर? अगर किलोमीटर पूछ दे तो 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर ना। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1953 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ राष्ट्रीयकरण? वर्ष 1953 ईस्वी में। कब हुआ है? वर्ष 1953 ईस्वी में। और आरंभ में आजादी के समय 4 प्रमुख कंपनियां थी। 1951 में 4 और कंपनियां जुटी थी। हालांकि ये सब नहीं पूछेगा, यह सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 10 किलोमीटर जो है और इलाहाबाद से नैनी के बीच यह पूछने वाला प्रश्न है। सर्वप्रथम भारत में वायुयान सेवा कब शुरू की गई? तो वर्ष 1911 ईस्वी में। कहां से कहां शुरू की गई? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच। और उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1953 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है? कौन सा पत्तन भारत के पूर्वी तट पर है? तो देखिए मंगलूर, जब इस तरह से भारत का नक्शा बनाते हैं
तो मंगलुरु इस तरफ है पत्तन, मार्मागोआ इस तरफ है, तूतीकोरिन इस तरफ है और मुंबई इस तरफ है। अब आप ही बता दीजिए, जब भारत का नक्शा बनाते हैं तो ऊपर में होता है नॉर्थ उत्तर, नीचे होता है साउथ दक्षिण, दाएं तरफ होता है पूरब और बाएं तरफ होता है पश्चिम। तब आप बता दीजिए कि इसमें से कौन सा है जो पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट पर पूछ रहा है तो यह हो जाएगा तूतीकोरिन। यहां पर चेन्नई में 3 है, तमिलनाडु में 3 पत्तन है। यह क्या आप जानते हैं कि टोटल कितने पत्तन जो है कितने बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह है? 12। भारत में 12 बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह है। बाकी अन्य छोटे छोटे तो बहुत सारा है, 200 से अधिक है ना, लेकिन 12 बंदरगाह बड़ा है। उस 12 को बतलाएंगे अभी। यह याद रखिए कि तमिलनाडु में केवल 3 है, तूतीकोरिन, एन्नौर और चेन्नई। कितने हैं? 3। एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसका डिटेल्स देखते हैं। इस तरह से डिटेल्स आ गया, देख लीजिए। पहले है पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर कौन कौन सा बंदरगाह है सो देख लीजिए। यहां तक पूर्वी तट हुआ तो कोलकाता है, हल्दिया है, पारादीप है। पारादीप कहाँ है पूछता है। पारादीप किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। पारादीप किस राज्य में है? उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यह जो है विशाखापत्तनम, यह प्राकृतिक बंदरगाह है और यह पूर्णतः लैंडलॉक है। लैंडलॉक बंदरगाह है, लैंडलॉक बंदरगाह है। पूछेगा आपसे कि भारत में कौन सा बंदरगाह, कौन सा पत्तन लैंडलॉक है ना, भू आबद्ध, हिंदी में बोलते हैं इसको भू आबद्ध। तो क्या बोलिएगा? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है कहां पर है? विशाखापत्तनम है आपको आंध्र प्रदेश में है। और पारादीप कहां है? उड़ीसा में। पारादीप कहां है? उड़ीसा में। अब देखिए, एन्नौर बंदरगाह है तमिलनाडु में, चेन्नई बंदरगाह है तमिलनाडु में, तूतीकोरिन है तमिलनाडु में। अब आ जाइए पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर है कांडला बंदरगाह, जिसको बोलते हैं इसको दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय नाम हो गया। यह गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहां है? गुजरात में। क्या नाम है इसका? दीनदयाल उपाध्याय। मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह है उसके नीचे, जस्ट नीचे, एकदम सटा हुआ। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही बनाया गया था नहवा सोबा बंदरगाह, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है। देखिए यहां लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अभी नहीं, पहले ही किया गया था। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया है नहवा सोबा का नाम। ठीक है, और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। और नहवा सोबा का नाम क्या रख दिया गया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके नीचे है गोवा में मार्मागोआ, उसके नीचे है न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में, उसके नीचे है कोचिन बंदरगाह ना, कोचिन बंदरगाह। यह जो आप इसके बारे में जानिए कि कोचिन बंदरगाह जो है यह मूंगा नामक एक जीव होता है जो मर जाता है तो उससे बनता है एक टीला टाइप का बन जाता है, उसी पर बसा हुआ है यह कोचिन बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? देखिए आ गया प्रश्न, कौन सा? तो नहवा सोबा। आपके सामने है नहवा सोबा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। अगला प्रश्न है कोंकण रेलवे का विस्तार, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? यहां पूछ रहा है कि नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना कि पहला मारिएगा अच्छा गोवा में तो है। कोंकण रेलवे जो है, कोंकण रेलवे का विस्तार 3 राज्य में है। इस तरफ है कोंकण रेलवे ना, और यह 760 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 760 किलोमीटर। कहां कहां है? महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में। महाराष्ट्र में, गोवा में और कर्नाटक में है। 3 राज्य में है कोंकण रेलवे का विस्तार। कितना किलोमीटर है? 760 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट, इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल में क्या दिया है? हाँ, याद रखिएगा कब? वर्ष 1998 ईस्वी में कोंकण रेलवे का आरंभ किया गया था। वर्ष 1998 ईस्वी में कोंकण रेलवे का निर्माण किया गया। यह कितना दूरी है? 760 किलोमीटर। और यह महाराष्ट्र के रोहा से, महाराष्ट्र के रोहा से, याद रखिएगा महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र के किस जगह से? रोहा से। कहां से शुरू होता है? महाराष्ट्र के रोहा से। कब शुरू हुआ? 1998 में। कितना किलोमीटर चलता है? 760 किलोमीटर। कहां से शुरू होता है? महाराष्ट्र के रोहा से न। कर्नाटक के मैंगलोर को जोड़ता है। महाराष्ट्र के रोहा से, महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलौर को जोड़ता है। मंगलौर को जोड़ता है, याद रखिएगा। कहाँ? रोहा से मैंगलोर तक, रोहा से मैंगलोर तक, रोहा से मैंगलोर तक। कितना किलोमीटर? 760 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार। हुगली औद्योगिक प्रदेश, देखिए भारत को मुख्य 8 औद्योगिक प्रदेश में बांटा गया है। भारत को मुख्यतः 8 औद्योगिक प्रदेश में बांटा गया है। उसमें से एक हुगली औद्योगिक प्रदेश है जिसका आरंभ होता है बसबेरिया से बिरला नगर तक। कहां तक? बसबेरिया से बिरला नगर तक। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र जो है यह कोलकाता है। कौन है? हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र कोलकाता है और यह शुरू होता है बसबेरिया से और कहां तक जाता है? बिरला नगर तक। तो याद रखिएगा कि केवल यही पूछता है अधिकतर बार कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है? तो बसबेरिया से बिरला नगर। इसका डिटेल्स देखते हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश कितने हैं? 8 है। एक है मुंबई पुणे प्रदेश, दूसरा है हुगली प्रदेश, तीसरा है बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश ना। मुंबई पुणे हुगली औद्योगिक प्रदेश, बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश 3 हो गया। गुजरात प्रदेश, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश ना, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश और विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। अगला कौन सा है? 6ठा नंबर, विशाखापत्तनम गुंटूर। विशाखापत्तनम से गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश ना, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश। 8वां है कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो कितने औद्योगिक प्रदेश है? 8। ठीक है। अब इसमें देखिए एक बात और, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और खास कि मैं इसीलिए इसको लेके आया हूं। कोलकाता में अंग्रेजी ब्रिटिश भारत की राजधानी 1973 से कब तक रही? 1911 तक। ब्रिटिश सरकार ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में भारत की राजधानी कहां स्थापित किया? कोलकाता। कोलकाता में। ठीक है। और 1911 तक कोलकाता राजधानी रही। 1911 में जब जॉर्ज पंचम आते हैं, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम आता है, तब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली चला गया। जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार का। और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इस पूरे लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यह हमारा यह कथन है कि पहला जूट मिल कब स्थापित किया? तो पश्चिम बंगाल में रिसरा में। कहां पर? रिसरा में। पश्चिम बंगाल के रिसरा में, रिसरा एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहां पर 1855 ईस्वी में पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी टीचर में भी और सचिवालय में भी, दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है कि 1855 में रिसरा में पहला जूट मिल स्थापित किया गया। पहला जूट मिल कहां खोला गया? रिसरा में। कहां है रिसरा? पश्चिम बंगाल में ना। और जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। गोल्डन फाइबर बोला जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से कौन जाना जाता है? जूट। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। और कपास को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। व्हाइट गोल्ड के नाम से कौन जाना जाता है? कपास। और गोल्डन फाइबर के नाम से जूट। पहला जूट मिल कहां स्थापित किया गया? रिसरा में। और पहली बार कपास की खेती कहां की गई थी? तो कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी पर किया गया था। बुदन की पहाड़ी पर। कहां पर? बाबा बुदन की पहाड़ी पर किया गया था कर्नाटक में।
ठीक है, याद रहेगा। व्हाइट गोल्ड के नाम से कपास को जाना जाता है, क्योंकि कपास जो होता है, कपास रुई उजला होता है, इसीलिए व्हाइट गोल्ड याद कर लीजिएगा। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। और रिसरा में पहला जूट मिल की स्थापना की गई थी, पहला रिसरा में 1855 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रानीगंज प्रसिद्ध है। देखिए, रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, और रानीगंज भी जो है वह आता है छोटा नागपुर के पहाड़ी के क्षेत्र में। और छोटा नागपुर का पहाड़ी जो है यह पूरा खनिजों से भरा हुआ है, छोटा नागपुर का पठार ना। और छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है, और रानीगंज भी उसी छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में ही आता है। और यह रानीगंज जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कहाँ पर है रानीगंज? रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किस चीज़ के लिए फेमस है? तो कोयला के लिए। कोयला के लिए झारखंड का झरिया फेमस है, झारखंड का झरिया, झारखंड का झरिया फेमस है कोयला के लिए ना। तांबा के लिए राजस्थान का खेतरी फेमस है, राजस्थान का खेतरी जगह जो है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। हीरा के लिए मध्य प्रदेश का पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा मिलता है। यूरेनियम के लिए देख लीजिए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यूरेनियम। यूरेनियम है झारखंड के जादूगोड़ा में। कहाँ? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलता है। कहाँ? यूरेनियम क्या मिलता है? सॉरी, कहाँ मिलता है? जादूगोड़ा में, झारखंड में। और क्या है? यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। अच्छा देखिए, कुछ प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम हम लोग याद कर लेते हैं जो पूछता है अक्सर। एक है तलचर। तलचर कहाँ है? पूछता है कि तलचर किस राज्य में है, या फिर तलचर किस लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। तलचर जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और किस राज्य में है? तो आप मैप में देख सकते हैं, ये झारखंड है, जहाँ झरिया, झारखंड में झरिया, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, अब बोकारो, ये तीनों कोयला के लिए है। बोकारो, झरिया, रानीगंज, बोकारो, झरिया, रानीगंज। रानीगंज याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की सीमा इस तरह से है ना, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है सो इस तरह से है, इस तरह से है ना, ये वाला देखिए क्लियर यहाँ से दिखेगा, यहाँ से पश्चिम बंगाल की सीमा ऐसे है ना। तो इस तरह से रानीगंज पड़ जाता है पश्चिम बंगाल में, झरिया पड़ जाता है झारखंड में, और बोकारो पड़ जाता है झारखंड में। बोकारो स्टील प्लांट भी है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, बोकारो स्टील प्लांट। और तलचर याद रखिएगा, तलचर। एक सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और नेवेली, नेवेली है तमिलनाडु में। नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। सिंगरौली मध्य प्रदेश में। तलचर उड़ीसा में। किस चीज के लिए फेमस है? तो ये सब फेमस है आपका कोयला के लिए ना। अब देखते हैं कि तेल क्षेत्र जो है, तेल क्षेत्र, बसीन जगह का नाम है, बसीन, बसीन याद रखिएगा। अब मुंबई हाई तो आपको याद ही है, दोनों अरब सागर में है। और किस लीजिए है? तो यहाँ तेल क्षेत्र, पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ है भारत में? तो बसीन और मुंबई हाई, बड़ोदरा और कलोल। बड़ोदरा तो खैर आपको याद ही रहेगा, मुख्य रूप से याद रखिएगा कलोल, कलोल, बसीन, मुंबई हाई। कहाँ कहाँ है? कलोल, कलोल है कहाँ? गुजरात के कच्छ में है। कलोल, बसीन, मुंबई हाई। बसीन, मुंबई हाई, कलोल याद रहेगा ना। कलोल किस चीज़ के लिए है? तो पेट्रोलियम के लिए। बसीन पेट्रोलियम के लिए, और मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, नवेली कोयला के लिए। कहाँ है नवेली? कहाँ है? तमिलनाडु में। तलचर है उड़ीसा में। सिंगरौली है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं होगा ना। मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं होगा। रोपण कृषि जो हम रोपते हैं, जैसे गन्ना हो गया, केला हो गया ना, चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, केला लिख दिए। हाँ, ये सब जो है मुख्य रूप से ये सब किस कृषि में आता है? रोपण कृषि में। रोपण कृषि में कौन कौन आता है? गन्ना, केला, चाय, कॉफी, रबर।
व्यापारिक कृषि में वैसी कृषि आता है जो हम उपजा के और बेचते हैं। तो हालांकि ये सब जो है व्यापारिक कृषि में मुख्य रूप से आता है गेहूं, चावल, मक्का ना, ये सब आता है व्यापारिक अनाज कृषि में। और डेयरी कृषि में पशुपालन, भेड़ पालना, भैंसी पालना, गाय पालना, यह डेयरी कृषि में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग, कोई मार देगा रबर उद्योग, नहीं, कितना आसान है, रबर उद्योग कृषि आधारित है ना। अगला है, रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। क्योंकि वह कोयला अधिक है, इसीलिए तुलना किया गया है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार में अधिकतम कोयला मिलता है, तो छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। जब इस तरह से 10-10 क्वेश्चन का 10 हो जाएगा सीरीज, तो मैं एक खुद से टेस्ट लूंगा और आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, केवल 10 क्वेश्चन बोलूंगा और आपको आंसर कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।